विराट कोहली 36 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद है। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय को अलग करने के पीछे एक विशेष दृष्टिकोण के साथ निर्णय लिया। देश में सहकारिता आंदोलन बहुत पुराना है, लगभग 110 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है। परंतु 75 वर्ष की आजादी के बाद यहां खड़ा रहकर सहकारिता आंदोलन का मीमांसा करते हैं, इसका विहंगावलोकन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि देश भर में सहकारिता आंदोलन कई टुकड़ों में विभक्त हो गया है। सहकारिता की दृष्टि से देश को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक, जहां सहकारिता आंदोलन अपने आप को आगे बढ़ाने में और मजबूत करने में सफल रहे हैं, ऐसे कुछ राज्य हैं। दूसरा, सहकारिता आंदोलन अभी भी चल रहा है, ऐसे राज्य हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया। इतने बड़े देश में और 65 करोड़ किसानों के और किसानी के साथ जुड़ी हुई जन आबादी के देश में सहकारिता आंदोलन को रिवाइव करना, उसको आधुनिक बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना और नई ऊंचाइयां छूने का लक्ष्य तय करना, ये बहुत आवश्यक हो गया था। क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। आपके पास पूंजी है या पूंजी नहीं है, मगर श्रम करने का हौसला है, काम करने की धगस है और अपने आप को आगे ले जाने की कौवत है, तो सहकारिता आंदोलन पूंजी नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसलिए देश के 65 करोड़ से ज्यादा कृषि के साथ जुड़े हुए नागरिकों को संबल देने के लिए और उनकी छोटी छोटी पूंजी का योग बनाकर कोऑपरेटिव के माध्यम से एक विराट पूंजी बनाकर उनको समृद्ध बनाने की दिशा में सहकारिता आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इसलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। विगत 2 साल में सहकारिता मंत्रालय ने कई सारे इनिशिएटिव लिए। तोमर साहब ने जैसे बताया, मोदी जी और तोमर जी के नेतृत्व में देश में एफपीओ के गठन का निर्णय लिया गया। ये निर्णय बहुत देरी से लिया गया, शायद पहले ले लेते तो इसका बहुत फायदा होता। परंतु मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए और किसानों को समृद्ध करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। उसमें से एक कदम एफपीओ की निर्मित थी। एफपीओ के माध्यम से मैं बाद में बताऊंगा कि किसानों को ढेर सारा फायदा हुआ है, परंतु सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ और एफपीओ का फायदा बहुत सीमित मात्रा में पहुंचा था कि लक्ष्य रखकर लक्ष्यांक तय नहीं किए गए। कुछ दिन पहले कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की मीटिंग हुई। तोमर साहब भी आए थे, मैं भी था। वहां हमने एक निर्णय किया कि 1100 नए पैक्स एनसीडीसी के माध्यम से पैक्स को एफपीओ बनाने के लिए
उचित मानकर कार्यवाही की जाएगी और पैक्स को मजबूत करने से एफपीओ का सहकारिता को फायदा होगा। एफपीओ दो प्रकार के हैं, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है और अब पैक्स भी हो सकती है। पहले भी कुछ पैक्स ने इनिशिएटिव लिए हैं, परंतु व्यक्ति का पैक्स होगा तो व्यक्ति समृद्ध बनेगी, कंपनी का पैक्स होगा तो कंपनी के हिस्सेदार समृद्ध बनेंगे और पार्टनरशिप का पैक्स होगा तो कुछ 3-4 पार्टनर उसमें समृद्ध बनेंगे। मगर पैक्स अगर एफपीओ है तो पैक्स के सभी सभासद मतलब पूरे गांव के किसानों के पास एफपीओ का मुनाफा जाएगा। तो एफपीओ के चारों प्रकार में, व्यक्ति का एफपीओ, कंपनी का एफपीओ, पार्टनर का एफपीओ, पार्टनरशिप का एफपीओ और पैक्स का एफपीओ, इसमें किसान को समृद्ध बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता अगर है तो पैक्स के माध्यम से बने हुए एफपीओ में है, क्योंकि इसका मुनाफा सीधा गांव के छोटे से छोटे किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। और इसलिए पैक्स, एफपीओ और एसएसजी, ये 3 सूत्री ग्रामीण विकास समृद्धि का मंत्र लेकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय आने वाले दिनों में कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज की संगोष्ठी में एफपीओ के लिए जो सरकार ने ढेर सारे फायदे तय किए हैं, टैक्स में फायदा है, सहायता है और कई प्रकार के फायदे इसके अंदर है, इसकी बारीकियों को पैक्स के साथ जुड़े हुए सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैक्स आने वाले दिनों में एफपीओ बने, इस दिशा में काम करना है। सरकार शायद फायदे की स्कीम लंबे समय तक नहीं चला सकती, चलानी भी नहीं चाहिए, परंतु पैक्स अगर एफपीओ बनना चाहते हैं तो पैक्स को एनसीडीसी मदद कर ही सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मदद कर ही सकती है और पैक्स को एफपीओ बनने के लिए कोई सीमा नहीं है। 1100 छोड़ दीजिए, आप कितने भी पैक्स को एफपीओ बनाइए, आपको कोई। और इसलिए आज की ये संगोष्ठी सहकारिता आंदोलन को गति देने की संगोष्ठी बनने वाली है। मित्रों, मैंने जैसे पहले कहा, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित आर्थिक गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत ताकत है, परंतु कभी इसकी देश में चर्चा नहीं होती। आज देखिए तो भारत की जीडीपी का हिस्सा 18% हिस्सा ये तीनों सेक्टर मिलकर बनते हैं। 18% जीडीपी, शायद किसी एक सेक्टर का इतना जीडीपी नहीं, इतना कृषि का है। स्टील का देख लीजिए, विद्युत उत्पादन का देख लीजिए, खदानों का देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का देख लीजिए, सर्विस का देख लीजिए, किसका भी इतना बड़ा हिस्सा नहीं है जिसका जितना हिस्सा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन का है। तो एक प्रकार से कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और मैं इसके साथ एक और चीज भी जोड़ना चाहता हूं। जीडीपी बढ़ाना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, बढ़नी ही चाहिए, मगर आप मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से जीडीपी बढ़ाते हो तो जीडीपी के आंकड़े बढ़ते हैं, रोजगारी के आंकड़े इतने नहीं बढ़ते हैं। अगर आप कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को और कोऑपरेटिव के माध्यम से मजबूत करते हो तो जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में
रोजगारी भी बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी बात हमारे जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए है। आज लगभग 65% लोग कृषि और इसके संलग्न सेवाओं पर निर्भर है। लगभग 55% कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगा है और परोक्ष रूप से देखें तो 65% लोग और 55% कार्यबल के आधार पर जो बाकी सारी सेवाएं गांव में होती है वो भी एक प्रकार से कृषि पर ही निर्भर है। आज देश में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जोत है। 1 हेक्टेयर से कम जोत इतनी बड़ी संख्या में हो ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है। केवल और केवल हमारा देश भारत देश है जिन्होंने छोटे किसानों को मजदूर नहीं बनने दिया, उसको अपनी भूमि का मालिक बनाया। तो एफपीओ के माध्यम से पीसीएस को मजबूत करते एक विषय पर 1 दिवसीय मेगा कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे थे अमित शाह। और आइए सीधे रुख करते हैं राजस्थान कहा जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम